हम लोग आज आईसीएससी की फिजिक्स की जितनी भी डेरिवेशंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और उसको करने वाले हैं। मतलब हम लोग जितने भी डेरिवेशन, देखो ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है। अगर काउंटिंग करूँ तो 4 से 5 डेरिवेशन होगी। बाकी देखिए फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, डेरिवेशन जहाँ पे फॉर्मूले का प्रूफ भी सिलेबस में है। ऐसे कुछ 4 से 5 डेरिवेशंस होंगी इस वीडियो में, हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रॉपरली डेरिवेशन को मैं लिख के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और हम लोग डिटेल में एक एक सिंबल का मतलब समझेंगे। डेरिवेशन वीडियो है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। सेक्शन बी में डेरिवेशन कभी कभार पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहली डेरिवेशन है वो है बेसिकली एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारी पहली डेरिवेशन है, वो है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो आपके सिलेबस में है, जो कि निकालने को आता है। आप देख सकते हैं सिलेबस अपना वेबसाइट से, है ना। बट ऑब्वियसली जब सिलेबस में तो मैं करा रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन सबको पता है क्या होता है। तो इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम आपका मास ऑफ द बॉडी और वी इज द वेलोसिटी। तो हाफ इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये कहाँ से आता है, इसे हमें प्रूफ करने को आता है एग्जाम में। ठीक है, इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो आसान है इसको प्रूफ करना, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसका मैं प्रूफ आपको बताता हूँ, यानी डेरिवेशन कराता हूँ। चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको एक बॉडी लेनी है किसी मास एम की। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, ये एग्जाम में थोड़ा सा अच्छे से लिख के जाइए क्योंकि डेरिवेशन में लिखने का नंबर होते हैं। सपोज अ बॉडी, किसी भी कोई बॉडी अज्यूम करिए जिसका मास आपका एम है। ठीक है, एक मतलब आपको सिंबल लेना है, इसका मास आपका एम है। एम हो सकता है ना। और ये वेलोसिटी मूव के साथ, वी के साथ मूव कर रही है। तो अभी वेलोसिटी वेलोसिटी वी के साथ ये चीज़ मूव कर रही है, ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अब इस बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए एक कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स लगाएंगे। अब ये बॉडी है, जैसे मास आपकी एम है यहाँ पे, ठीक, और ये वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रही है ना। ये मान लीजिए एक नॉन फ्रिक्शनल है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है प्रेजेंट है, ये स्मूथ है, तरीके से स्मूथ मान लेते हैं इसको। अब इसको रोकने के लिए, इस बॉडी को हम रोकने के लिए जैसे आगे जा रही है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं जिस फोर्स से आगे जा रही है। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं। अब ए बेसिकली एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। जैसे एक्सीलरेशन का बेसिकली क्या होता है, अब रिटार्डेशन, तो मान लीजिए ए आपका रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ये रेस्ट पे आएगी इस वजह से, तो ये रिटार्डेशन आपका प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका रिटार्डेशन हो गया। ठीक है, ये रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म जो ये एफ फोर्स कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक, और मान लीजिए ये बॉडी एस डिस्टेंस ट्रैवल करती है। मान लीजिए ये रेस्ट पे आने से पहले एस डिस्टेंस ट्रैवल करती है, एस आपका डिस्टेंस ट्रैवल करती है रेस्ट पे आने से पहले। एस डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया। ठीक है, अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स होता है बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपको बेसिक से पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स टू स्टॉप इट। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, एनर्जी वर्क तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ होती है ना। वर्क डन एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी एक तरह की एनर्जी है, नाम पे मत जाइए, इट इज ऑल्सो एन एनर्जी एक्चुअली। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, रिटार्डिंग फोर्स जो है आपकी इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यानी फोर्स आपका इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस। अब एफ इंटू एस, एफ क्या है यहाँ पे, एम इंटू ए है ये। ठीक है, अभी हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे बाद में, इसको आप अब डब्बे में डाल दीजिए। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अगर मैं बोलूँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी मिलेगी, जिसको हम बेसिकली यू बोल देते हैं सपोजिटली, है ना। ये आपकी मान लीजिए सपोजिटली वी है, वी है सिंबल्स की, हम लोग ना इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल यू यूज़ करते हैं। तो अभी यू वी के इक्वल है सपोजिटली, अब कोई भी सिंबल ले सकते हैं। और फाइनल वेलोसिटी जब वो रेस्ट पे आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे होती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो होती है। पर रेस्ट पे होने का मतलब क्या, क्या वो नहीं मूव कर रही है, फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब एक फॉर्मूला लगा दीजिए जो आपका रिलेशन का फॉर्मूला था। अब रिटार्डेशन है, अब ए रिटार्डेशन है तो हम ए को यहाँ पे माइनस ए लेंगे। जो फॉर्मूला आपने ये वाला देखा होगा 9th क्लास में, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। ये फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होता है। ये आपके इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिए। इसमें इनिशियल वेलोसिटी ये होती है, ये जीरो होगी। और जो ना नहीं सॉरी, ये फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी होगी, वी होगी। वी स्क्वायर लगा दीजिए, ये ए की जगह माइनस है तो ये हो जाएगा 2 एस। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, एस की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से मैं एस की वैल्यू निकाल लेता हूँ, विच इज़ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए। यहाँ से मुझे एस की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे जो एस की वैल्यू है इसको मैं पुट कर दूंगा इस वाले रिलेशन में, एफ इंटू एस वाले में मैं पुट कर दूंगा। तो एक सेकंड में नया पेज खोल लूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये के इज इक्वल टू एफ इंटू एस, जो हमने अभी पहले निकाला था, है ना। हर इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए एस की, विच इज़ वी स्क्वायर बाय 2 है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू एम ए होगी, हमने निकाल की, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आपका एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब आपने निकाल लिया, ये प्रूफ हो गया एक तरीके से। वी वेलोसिटी एम इज द मास ऑफ बॉडी। तो ये पूरा आपको डिटेल में लिखना है, मैंने तो काफ़ी शॉर्ट में लिखे हुआ था, बट ये पूरा स्टेटमेंट डिटेल में लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक डेरिवेशन हमारी कंप्लीट होगी, हम लोग अगली डेरिवेशन पे चलते हैं। ठीक है, अब अगली डेरिवेशन कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन है। तो रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम को हम पी से डोनेट करते हैं, ठीक है, पी से डोनेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी, इसका जो जस्ट हमने प्रूफ किया। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब इन दोनों में कोई रिलेशनशिप तो इस्टेब्लिश होनी चाहिए, तो इसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। तो एक काम करिए, यहाँ से v की वैल्यू उठाइए, v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से p/m। इस v की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ से आपको मिलेगा k इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू p/m का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p²/2m, ठीक है। p इज मोमेंटम, m इज मास ऑब्वियसली। तो यहाँ से आपको जो रिलेशनशिप मिलेगी वो मिलेगा p²=2mk। ये आपका एक रिलेशनशिप हो गई। इसको अगर हम उधर भेजेंगे तो यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी √2mk। ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गई। और जहाँ पे यहाँ एक और रिलेशनशिप k=p²/2m। तो आपको ये दोनों याद रखनी है, दोनों आपको ये याद रखनी है। क्यों याद रखनी है आपको दोनों? क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम का एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी के टर्म में और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मोमेंटम के टर्म में, दोनों आपको यहाँ पे याद रखना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स अच्छे आए। अगले डेरिवेशन की बात करते हैं, ठीक है। अगला एक्सप्रेशन है या जो अगला थ्योरम है वो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम पहले तो स्टेट करने को आ सकती है और प्रूफ करने को आती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहते क्या है? पहली बात तो होती क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या ये कहती है कि वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब बेसिकली कुछ नहीं है। तो अब वर्क डन सिंपल एक मूविंग बॉडी पे, क्योंकि बॉडी मूव करी तभी काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये डेल का जो सिंबल होता है काइनेटिक एनर्जी को का चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो यहाँ पे भी वही हम करेंगे जो हम करते थे कि एक बॉडी है जो कि जिसका मास m है सपोजिटली। अभी बॉडी है, मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको u है, तो यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी vi मान लेते हैं कि यहाँ पे u है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो फोर्स लगाना है ये इसी के डायरेक्शन में लगाना है। यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे इसी के। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है? ये फोर्स बेसिकली डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड नहीं करती, ये पूरे जर्नी में कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। मतलब एक वैल्यू होगी 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, ये डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड नहीं करेगी। 11th क्लास में वेरिएबल फोर्स पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट अभी नहीं मिलेंगे, उसके टेंशन मत लीजिए। तो हाँ, इसको वेरिएबल फोर्स से भी कर सकते हो, 11th क्लास में हम कर सकते हैं। अभी हम इसको नहीं करेंगे वेरिएबल फोर्स से। जैसे फोर्स फंक्शन होगा किसी डिस्प्लेसमेंट का, तो वो थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा। तो अप्लाइड हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन में, और ये एक्सीलरेशन पर प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए एक्सीलरेशन ए प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अब ये डायरेक्शन है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा ए एक्सीलरेशन, क्योंकि आगे बढ़ रही बॉडी। और वेलोसिटी बेसिकली यू से वी चेंज होगी। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी आगे बढ़ता गया ये, और ये बॉडी आगे बढ़ी, और ये मास तो वही रहेगा। ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी अब यू से वी हो गई, ठीक है। ये आपकी वी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ये वी इनिशियल थी, अब ये वी फाइनल हो गई, वी फाइनल होगी। और ये डिस्प्लेसमेंट, इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने किया, ये एस इसने डिस्प्लेसमेंट किया। तो ये डायग्राम आपने बना के ये पूरा इंग्लिश में लिख लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर वही हम वही करेंगे, विच इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, विच इज m इंटू ए, ठीक, m इंटू ए। और वर्क डन आपको पता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एस इज डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को सब्सटीट्यूट करेंगे तो वही रिलेशन आपको पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लगाना पड़ेगा। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2h। ये 9 की चीज़ है, तो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इसका 9 कच्चा है, उसको दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे जो s, क्योंकि यहाँ पे v और u दोनों एक वैल्यूज होल्ड करते हैं एक तरीके से, तो हम इसमें किसी को जीरो नहीं करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है, v² माइनस u² अपॉन 2a आ जाएगा इसका आंसर। s का हमने टर्म निकाल लिया। अब s को इसी टर्म में लिख दीजिए, है ना। अब यहाँ पे w यानी वर्क डन इक्वल टू फोर्स को लिखेंगे ma, और इसको लिख देंगे v² माइनस u² अपॉन 2a। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, थोड़ा मतलब बड़ा एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको यहाँ पे 1 सेकंड मिल जाएगा, 1 सेकंड। यहाँ पे आपको मिल जाएगा हाफ m, यहाँ मिल जाएगा v² माइनस का u², और ये आपको मिल जाएगा वर्क डन। तो देखिए वर्क डन आपको क्या मिलेगा, हाफ इंटू v² माइनस का u²। तो इसको अगर हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा और इससे सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu²। बस मैंने ओपन कर लिया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ये क्या है बेसिकली, ये देखिए यहाँ पे ये है काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये वही तो एक्सप्रेशन है, और ये वर्क डन आ गया। तो हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने इसको प्रूफ कर दिया। इस प्रूफ को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, जो कि हमने सारी डेरिवेशन करने की बात की थी। हमने ये वाली डेरिवेशन भी कर ली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगली डेरिवेशन पे। अब देखिए जो अगली डेरिवेशन है कि बेसिकली थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन है कि हमारी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है एक फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी के लिए। ये भी कभी कभी कीबोर्ड में आपने देखा होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बॉडी को लेंगे जो फ्रीली फॉल कर रही है एक तरीके से। तो मान लीजिए एक ग्राउंड हम लेंगे यहाँ पे देखिए, एक हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल लेंगे, ठीक है। इसको हम ग्राउंड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का लॉजिक लगेगा। ग्राउंड लेंगे, और एक हम जहाँ से ये बॉडी फॉल करेगी उस वाले पॉइंट को यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे, ठीक है। ये पार्ट है। तो अब सपोजिटली ये पॉइंट आप ए मान लीजिए, और अभी इस पॉइंट को चलिए मान लेते हैं बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, बी मान लेते हैं इस पॉइंट को, क्या दिक्कत है, ठीक है।
अब इसके बीच में भी हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा। ये पॉइंट बेसिकली जर्नी के कहीं बीच में आएगा, कहीं भी आ सकता है, हम जनरली मिडिल मोस्ट पॉइंट ही लेते हैं इसमें। इस पॉइंट को सी मान लीजिए, अभी बीच का पॉइंट है। अब ये जो प्रॉपर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं एच हाइट पे मानता हूँ, एच हाइट पे मानता हूँ, और ये कहीं डिस्टेंस एक्स है मान लीजिए, चलिए मिड पॉइंट ना मानिए, इसको एक्स मान लीजिए। ये एक्स पे हमने कहीं माना, और यहाँ पे इसको बेसिकली ये बचा कितना, ये एच माइनस एक्स हो जाएगा। अगर ये पूरा एच है तो ये एच माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, तो यहाँ से नीचे कर रही है एक तरीके से। तो अब एक बात बताइए, हम ए पॉइंट पे क्या होगा, ए पॉइंट पे हमारी एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। ए पॉइंट पे बॉडी मूव ही कर रही है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हाइट पे बॉडी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो एम होगा। एम का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि अभी मोशन में आई नहीं है, मूव करने वाली है, ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग है। अब बताइए मिडिल पॉइंट पे, पॉइंट हमारा कौन सा था, ये ए था, इसलिए पॉइंट ए पे तो हमने देख लिया। पॉइंट बी पे बताइए, हमें बस दिखाना है कि कंजर्व रहेगी, तो पॉइंट सी बताइए। पॉइंट एक सेकंड, हाँ पॉइंट सी पे नहीं, पहले पॉइंट बी पे बता दिए। पॉइंट बी पे ये आ चुकी है ग्राउंड पे। अब जो ग्राउंड पे आ चुकी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एम क्योंकि भाई अभी अभी मोशन में आई है, तो एक एम होगी। अब ये ग्राउंड पे आ गई, ग्राउंड पे पोटेंशियल, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ले रहे थे एक तरीके से, तो फिर वो तो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे भी देखिए के प्लस यू का रेशियो कांस्टेंट, ये भी एम है, ये भी एम है, देखिए कांस्टेंट है, दोनों को ऐड करेंगे। बट हमें पॉइंट सी पे प्रूव करना पड़ेगा कि कांस्टेंट है। मिड पॉइंट पे भी कोई भी अगर मिड पॉइंट ले या फिर कोई भी एक्स डिस्टेंस पे भी पॉइंट ले, तो वहाँ पे भी ये कांस्टेंट रहेगी। वहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे, वहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे, तो वहाँ पे प्रूफ करना ही सबसे मेन बात है, कि जो पॉइंट सी है उस पर ही हमें प्रूफ करना मेन बात है। उसके लिए हमें देखिए कुछ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए वी वन वेलोसिटी थी एक्वायर्ड एट बॉडी एट पॉइंट बी, आफ्टर आफ्टर पॉइंट सी आफ्टर फॉलिंग टू डिस्टेंस एक्स। तो एक्स आपकी डिस्टेंस होगी, यानी एस इज इक्वल टू एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट का सिंबल, और ए इज इक्वल टू जी इज बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और यू आपका जीरो है, यू आपका, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, वी वेलोसिटी एक्वायर्ड वेलोसिटी है। यहाँ पे लिख लेते हैं वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये आपका यू स्क्वायर है और ये जीरो ही हो गया एक तरीके से, और ये टू एस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको निकालेंगे वी वन स्क्वायर, और ये जीरो है क्योंकि ऑब्वियसली, और यहाँ पे ये आ जाएगा टू ऑफ जी एक्स, ठीक है, जी एक्स एक्स हमने ये आपके हो गया। तो यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं, जब आपको यहाँ पे मिल चुका है, तो हाफ एम वी वन स्क्वायर अगर हम करें, तो भाई हाफ एम इंटू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टू जी एक्स, क्योंकि टू जी एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे आपको जो एनर्जी आ जाएगी एम जी एक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे आ रही है, हमें प्रूफ करना है कि पोटेंशियल एनर्जी उसी पॉइंट पे वही आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट नहीं, पोटेंशियल एनर्जी वही नहीं आएगी, दोनों का जो एडिशन आएगा वो कांस्टेंट आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। के की वैल्यू एम जी एक्स आ गई। अब यू की बता दीजिए एक्स साइड पे, तो एक्स साइड पे अगर यू है तो एम यहाँ पे हो जाएगा एम जी एच माइनस एक्स, क्योंकि हाइट एच माइनस एक्स के ऊपर है ये। अगर आप डायग्राम से भी देखें, एच माइनस एक्स के हाइट के ऊपर है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी एक तरीके से, ये इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा एम जी एच माइनस बेसिकली एम जी एक्स आ जाएगा। अब के प्लस यू को ऐड कर दीजिए, तो के की वैल्यू आपको पता ही है एम जी एक्स है। अब इसमें बेसिकली मैं यू ऐड कर देता हूँ, जब यू ऐड करूँगा तो आ जाएगा एम जी एच, और यहाँ पे माइनस का एम जी एक्स, तो ये कट जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी जो टोटल एनर्जी है के प्लस यू की, वो एम जी एच आ गई। तीनों पॉइंट पे एम जी एच एनर्जी आई, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ थ्योरेटिकल वेरीफाइड हो गया कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। अगली डेरिवेशन हमारी मशीन चैप्टर से आ रही है, इसमें जिसमें एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो का हम लोग को रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होगा। एफिशिएंसी को हम ईटा लेते हैं, इसको एफिशिएंसी कहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज को हम एम ए लेंगे, और वेलोसिटी रेशियो को वी आर लेंगे। इसके रिलेशनशिप का भी प्रूफ आता है सिलेबस में, उसको भी हम एस्टैब्लिश करेंगे। तो एक मशीन समझ लीजिए किसी लोड एल को मतलब ओवरकम करती है, तो लोड आपका एल मान लीजिए, उसको हम ओवरकम करेंगे किसी मशीन के थ्रू, ठीक है, सिंपल मशीन ही ऑब्वियसली। और इसके एप्लीकेशन मतलब एफर्ट, इसमें मान लीजिए ई एफर्ट लग रहा है, ठीक है, ये आपका एफर्ट लग रहा है, और टाइम आपका टी लग रहा है, इन सब काम करने में टाइम आपका टी लग रहा है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट बाय ऑफ एफर्ट, अब एफर्ट के डिस्प्लेसमेंट को डी ई मानिए, ठीक है, इसको डिटेल में लिख दीजिएगा भाई अपने एग्जाम कॉपी में। और डिस्प्लेसमेंट बाय लोड को डी एल मान लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट वर्क कितना होगा, अगर मैं पूछूँ कि वर्क इनपुट कितना होगा, इनपुट वर्क कितना होगा, तो इनपुट वर्क कितना होगा, एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, तो हो जाएगा एफर्ट इंटू डी ऑफ ई, ठीक, यही होता है वर्क का। अब मैं बोलूँ आउटपुट वर्क कितना होगा, आउटपुट वर्क कितना होगा, आउटपुट वर्क क्या होता है, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो ये आ जाएगा एल इंटू डी ऑफ एल, ठीक है। अब डिफिनेशन बताइए, एफिशिएंसी की क्या डिफिनेशन होती है, एफिशिएंसी की जो डिफिनेशन होती है वो होती है आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क। यहाँ पे मैं आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क को मैं वो इसका रेशो ले सकता हूँ, तो इनको जब रेशो लूँगा तो ये बेसिकली आ जाएगा एक तरीके से, ये आ जाएगा वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। अब इस जो आपने निकाला है इसको आप रेशो में लिख दीजिए, तो यहाँ पे आपको एफिशिएंसी का जो वो मिल जाएगा, वो आ जाएगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू ईटा, हम इसको कहते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू एल इंटू डी ऑफ एल अपॉन एफर्ट इंटू डी ऑफ एफर्ट, ये आपने लिख दिया, ठीक है।
याद नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको अगर हम सही से करें तो यहाँ पे आ जाएगा L/E इज इंटू DL/DE। इसको हमने थोड़ा सा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई एप्लीकेशन में लिख लिया। तो उसके बाद एक काम करिए, इसको ये L/E है। अब इसको एक काम करिए, प्रूफ हमें करना है, 1 इसको लिख दीजिए 1/DE/DL। देखिए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने रेसिप्रोकल ले लिया तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल मैथमेटिक्स का मैनिपुलेशन हमने यहाँ पे किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया। ठीक है, अब एक बात बताइए, L/E क्या होता है? L/E आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है, ये सबको पता होना चाहिए। मैकेनिकल एडवांटेज बाय डेफिनेशन है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये जो DE/DE डिवाइड बाई DL जो होता है वो क्या होता है? ये वेलोसिटी रेशियो होता है। सॉरी DL है, ये DL ये वेलोसिटी रेशियो होता है। ये आपने देख लिया। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा एक तरीके से, ईटा इज इक्वल टू यानी एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA/वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पे MA की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी VR इंटू ईटा। ये आपका प्रूफ हो गया। ये प्रूफ आपके सिलेबस में था तो ये भी मैंने करा दिया। अब हमारे पास दो प्रूफ और बचे हुए हैं। एक आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में लिखने को और पैरेलल में लिखने को, इसका छोटा सा प्रूफ वो भी मैं करा देता हूँ। बाकी आपके सिलेबस में कोई प्रूफ नहीं है, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले की बात नहीं करो, प्रूविंग नहीं है। फॉर्मूले बहुत सारे आपके सिलेबस में बट उनकी प्रूविंग नहीं है। फॉर्मूले तो उसमें भी है, लेंसेज में, उसमें प्रूविंग किसी में नहीं है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सर्किट बनाएंगे, तो सीरीज कनेक्शन के लिए सर्किट बनाते हैं। ठीक, सीरीज कनेक्शन में कुछ नहीं करना है आपको, सर्किट बना लेना है। तो हम यहाँ पे सपोजिटली एक बैटरी लेते हैं। बैटरी का सिंबल आपको पता होना चाहिए, है ना, आप बड़ी क्लास में आ गए। ये आपकी बैटरी है। और ये आपकी की है जो कि ओपन की है, ये आपकी की है जो कि यहाँ पे मैंने मतलब क्लोज की है, सॉरी क्लोज, तभी करंट फ्लो हो रहा है। ये यहाँ पे मैं एक सीरीज कनेक्शन लेता हूँ और एक यहाँ पे सीरीज कनेक्शन, 3 सीरीज कनेक्शन को ही प्रूव करता हूँ। आपकी किताब में भी 3 को ही लेके दिया गया एक तरीके से। ये आपका 3 सीरीज कनेक्शन है। अब समझ लीजिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है सपोजिटली। और यहाँ पे A है, ये पॉइंट सपोजिटली B है और ये पॉइंट C है और ये जंक्शन आपका D हो जाएगा। ठीक है, अब करंट यहाँ से आई मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव ही करंट फ्लो करता है। यहाँ पे नेगेटिव लगा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ से आई आ रहा है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो इक्वल रेजिस्टेंस है वो R1+R2+R3 होगा। ये आपको पता है और हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें तो ओम्स लॉ इसमें देखिए ओम एक ही है तो भी हम इसको एक तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब मानिए करंट आई ड्रॉ हो रहा है हर एक बैटरी से, ई रजिस्टर को भी आई करंट ही मिलेगा। अब ओम्स लॉ की बात करते हैं तो आप जो ए और बी के बीच में, जैसे ए और बी के बीच में अगर आप वोल्टेज लिखेंगे तो V1 इज इक्वल टू पहला वोल्टेज VA-VB, इसको आप लिख सकते हैं। ये आपका आ जाएगा I/R1। और आप सोच के देखिए, और यहीं अगर आप V2 लिखिए, V2 आपका बेसिकली मान लीजिए B और C के बीच में वोल्टेज है, ये VB/VC और ये आ जाएगा I/R2, क्योंकि इसको करंट तो सबको सेम मिल रहा है अगर आप ध्यान से देखें, है ना, B और C। और फिर आप C और D के बीच में भी लिख लीजिए, C और D के बीच में आप V3 लिख लीजिए तो आ जाएगा VC/, हाँ VD। तो ये आपका I/R3 आ जाएगा। सब में तो वोल्टेज आपने अलग अलग लिया, आप सारे वोल्टेजेस को आप ऐड कर दीजिए, सारे वोल्टेज को हम ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो टोटल वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज आपको पता है कि ऐसे ही ऐड होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ जाएगा I/R1+R2+R3। ठीक, ये आ गया। अब बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप देख लीजिए। अब जो टोटल वोल्टेज है वो आप लिख दीजिए V इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। अब जब कंपेयर करेंगे आर इक्विवेलेंट को तो ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1+R2+R3। ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब सेम तरीके से हम इसको पैरेलल के लिए भी प्रूफ कर लेते हैं, पैरेलल सर्किट के लिए भी प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसको n टाइम्स करेंगे फिर इसको जनरलाइज कर देंगे। अगर आपने n टाइम्स लगाया है, ये एग्जाम में करना पड़ेगा, n टाइम मतलब और ज़्यादा टाइम, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट आ जाएगा बेसिकली, है ना, एक तरीके से R1+R2+N टाइम्स, मतलब जितने भी आपने RN लगाए हैं वो सब बनेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अब हम पैरेलल में करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल में भी हम यहाँ पे वही करेंगे तो हमने किया था कि यहाँ पे हम एक पहले तो बैटरी लगाएंगे। और अब देखिए डायग्राम थोड़ा बहुत ठीक ठाक बनना चाहिए आपका, ताकि टीचर को समझ आ जाए कि, और यहाँ पे एक आप की लगा दीजिएगा, है ना, जो कि ऑब्वियसली क्लोज की होनी चाहिए ताकि करंट फ्लो करे। अब देखिए पैरेलल में भी हम 3 लेंगे, फिर उसको जनरलाइज करेंगे, 3 लेके जनरलाइज कर देंगे। अब देखिए पैरेलल में यहाँ पे आपका जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा सब में। ठीक है, तो पैरेलल वाले, तो पैरेलल में मान लीजिए एक ये रजिस्टर है, ठीक, और एक रजिस्टर मान लीजिए मैं कहीं बीच में मान लेता हूँ, यहाँ पे एक रजिस्टर है, और एक मान लीजिए मैं ऊपर मान लेता हूँ, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। अब देखिए सबका मैंने मान लीजिए, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, और ये पॉइंट A और B है। ठीक, ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद अब सपोजिटली सब में करंट अलग लग जाएगा, यहाँ से तो जाएगा तो I, और यहाँ से आएगा भी I एक तरीके से, बड़े आगे लेकर डिवाइड होगा। तो ये यहाँ पे मान लिया I1 जा रहा है और यहाँ पे I2 जा रहा है और इस साइड पर I3 जा रहा है।
अब इसको ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल जो डिफरेंस है ए और बी के बीच में, क्योंकि दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच में ही है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सब जगह सेम रहने वाला है, पैरेलल में यही है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो अब ओम्स लॉ यहाँ पे भी लगेगा। तो अब बताइए R1 में करंट कितना होगा, R1 तो ये हो जाएगा I1 अपॉन V अपॉन R1, ठीक। और I2 में करंट कितना होगा, I2 में करंट आपको मिल जाएगा ओम्स लॉ लगा के, ये आ जाएगा V अपॉन R2, ठीक है ना। V अब ओम्स लॉ, देखिए ये ओम्स लॉ नहीं है, ये तो ना, ये ओम्स लॉ नहीं, ओम्स लॉ तो होता है जब R सेम होता है, बट अब R अलग अलग है। तो मतलब हम ये बता दें कि ओम्स लॉ लगा के हम पोटेंशियल डिफरेंस को सेम कर सकते हैं तरीके से, है ना, सेम है ही हर जगह दिखा जाता हूँ पहले के कंडीशन। इसको मिसकंसेप्ट मत करिएगा, ओम्स लॉ के बारे में वीडियो में बताऊंगा कि वो एक्चुअली में होता क्या है ना, उसको मैं अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता दूंगा, अभी आप इसको डेरिवेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप बेसिकली सारे करंट्स को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पे सारे करंट्स को हमने ऐड कर दिया। इसको इक्वल कर सकते हैं हम V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। अगर हम V को कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारा I की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R इक्वलेंट, आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो R इक्वलेंट को कंपेयर करोगे तो यहाँ से R इक्वलेंट आ जाएगा 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपका, यही आपको प्रूफ करना था, ये आपने प्रूफ कर लिया। और अगर आप इसको n टाइम्स करेंगे तो n टाइम्स आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी डेरिवेशंस करा दी हैं आपकी, जितनी डेरिवेशंस हो सकती थी जो आपके सिलेबस में है। इस वीडियो को देख लीजिए, डेरिवेशंस प्रैक्टिस कर लीजिए, इन 4-5 डेरिवेशन आएंगे ही एग्जाम में अगर आती हैं तो। ज़्यादातर किसी में डेरिवेशन ये सब नहीं पूछते हैं, बट अगर आज सिलेबस में है, बट आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, डेरिवेशन वाली वीडियो कंप्लीट है, इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, बढ़ते रहिए। और अगर मैं 2024 का पेपर में कुछ ऑडियो का इशू हो गया था, तो उसको मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ कुछ ही समय में, आप उसको टेंशन मत लीजिए, मैं अपलोड कर दूँगा 2024 का पूरा पेपर, क्योंकि काफ़ी कठिन था वो।